में हम माल्थस के बाद जिन जिन राइटरों ने पॉपुलेशन पर सिद्धांत दिए हैं उनके बारे में बात करेंगे। हमारी शुरुआत होती है, माल्थस के बाद के विचार थे न्यू माल्थेसियन के। न्यू माल्थेसियनिज्म, ये क्या कहते हैं? इन्होंने माल्थस के ही विचारों को आगे बढ़ाया था, लेकिन उसके साथ साथ क्या किया इन्होंने? आधुनिक कृत्रिम विधियों को इन्होंने शामिल किया है। माल्थस के अलावा कुछ माल्थस की कृत्रिम विधियों में इन्होंने मॉडिफाई भी किया है। आधार इनका क्या रहे हैं? माल्थस के विचार इनके आधार रहे हैं। ये क्या कहते हैं? सतत निग्रह के लिए रासायनिक तथा यांत्रिक उपायों को इन्होंने बताया है। क्या कहते हैं न्यू माल्थसवादी? निग्रह के लिए रासायनिक तथा यांत्रिक उपायों को इन्होंने शामिल किया है। इसमें जिन्होंने मुख्य जोरदार समर्थन किया है उनके मुख्य नाम में शामिल है। कौन कौन से हैं? नाम देख लेते हैं हम। श्रीमती मेरी स्टाम्स मुख्य समर्थक में है। इंग्लैंड की कौन? श्रीमती मेरी स्टाम्स और अमेरिका की कौन? अमेरिका की मार्गरेट स्ट्रेंजर इसमें शामिल हैं। और देशों की सरकारों ने भी इसका क्या किया? समर्थन किया। सभी देशों की सरकारों ने इसका समर्थन किया। भारत भी इसमें शामिल है। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री गाइडराइस्ट कहते हैं कि यदि आज माल्थस जीवित होते तो आधुनिक गर्भ निरोधक को कोरा दांपत्य छल की संज्ञा देते। कौन कहते हैं ये बात? फ्रांसीसी अर्थशास्त्री गाइडराइस्ट ने ये बात कही है कि माल्थस इसका विरोध करते अगर होते तो। इसमें बर्थ कंट्रोल के पक्ष में तर्क दिए गए हैं न्यू माल्थसवादी में। अतः सतत निग्रह द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण अवश्य किया जाना चाहिए।
कुछ ज़्यादा नहीं है। न्यू माल्थसवादी में वही चीज़ें हैं जो माल्थस ने बात की थी कि पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकने के लिए कंट्रोल। लेकिन इसमें क्या है, इन्होंने बर्थ कंट्रोल को क्या कर दिया, यांत्रिक और रासायनिक तरीके से महत्व दिया है। इसके बाद हमारा शुरू होता है अगला जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन। थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन। इसको क्या कहते हैं, अनुकूलता का सिद्धांत भी कहते हैं। और ये किसके लिए है, किसके लिए है, पॉपुलेशन कम है और जहाँ पर क्या है ज़्यादा है, दोनों ही क्षेत्रों के लिए सिद्धांत को दिया गया है कि एक ऐसा है इसमें कि जैसे इस प्रकार से ये मानते हैं, मान लो यहाँ पर क्या है ए और बी, ये सिचुएशन क्या है, ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन को दिखाती है जहाँ पर क्या है कि संसाधन और पॉपुलेशन क्या है इक्वल हो जाते हैं, अच्छे से वो संसाधन के अनुसार पॉपुलेशन का सर्वाइव यहाँ पर हो जाता है। लेकिन ये कंडीशन कैसी होती है जहाँ पर क्या है कि संसाधन तो हैं अधिक लेकिन पॉपुलेशन कम है, और यहाँ पर क्या है संसाधन क्या हो जाते हैं, पॉपुलेशन संसाधनों को पार करके अत्यधिक बढ़ जाती है। ये ओवर पॉपुलेशन को दिखाता है और ये क्या दिखाता है, लो पॉपुलेशन को, अंडर पॉपुलेशन को दिखाता है। और ये वाला जो है ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन को दिखाता है। अनुकूलता का सिद्धांत ये है, ये कहता है। और अभी हम इसको डिटेल में देख लेते हैं किस प्रकार से माल्थस के विचारों में सुधार के बाद इस सिद्धांत को दिया गया है। और 1803 के बाद अर्थशास्त्री विचार करने लगे कि पॉपुलेशन कैसे कि बढ़ने से किस प्रकार से हानि होती है। तो सर्वप्रथम इसमें आते हैं जहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है अनुकूलता का सिद्धांत। सबसे पहले सर्वप्रथम किसका नाम आता है, एडवर्ड वेस्ट क्या कहते हैं ये, इन्होंने कहा कि जनसंख्या बढ़ने से श्रम शक्ति में विशिष्टता आती है जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे उत्पादन इसकी विचार का मूल्य विचार आगे चलकर हेनरी ने अपना। ये कहते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होती है, श्रम में विशिष्टता होती है जिससे क्या कि उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। ये विचार इन्होंने दिया सर्वप्रथम। लेकिन इन्होंने भी कहीं पर भी क्या है ऑप्टिमम शब्द का यूज नहीं किया। फिर इन्हीं के विचारों को आगे किसने बढ़ाया, इन्हीं के विचारों को आगे किसने बढ़ाया, हेनरी ने। हेनरी सिग्विक ने इनके विचारों को आगे बढ़ाया। और क्या कहते हैं, अपनी एक बुक लिखते हैं ये, और क्या कहते हैं
क्या कहते हैं, इनकी बुक देख लेते हैं। हेनरी की बुक देख लेते हैं इनकी। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये बुक है इनकी। हेनरी की बुक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक। और इस बुक में इन्होंने क्या बात की है, इन्होंने आगे चलकर विशिष्टता के सिद्धांत को इकोनॉमिक्स से जोड़कर क्या कर दिया है, आगे उद्योगों इत्यादि के लिए इस विचार को आगे बढ़ाया, हार्वर्ड के विचारों को। फिर क्या होता है, इसके बाद सर्वप्रथम क्या होता है, इन दोनों के बाद सर्वप्रथम कौन आते हैं फिर, एडविन कैनन। इन्होंने ही क्या किया, सबसे पहले इस सिद्धांत को क्या किया है, ऑप्टिमम शब्द का यूज ही इन्होंने किया है। इन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से इसको आगे बढ़ाया है विचार को। ऑप्टिमम पॉपुलेशन का सिद्धांत इन्होंने ही दिया है। थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन, इस सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या इन्हीं ने की है। कैनन ने क्या की है, वैज्ञानिक व्याख्या इन्होंने ही की है सर्वप्रथम। इससे पहले क्या है, हार्वर्ड और हेनरी ने बात तो की थी, लेकिन ऑप्टिमम शब्द कहीं पर भी उन्होंने यूज नहीं किया था। फिर ये क्या कहते हैं कि दोनों ही कंडीशन क्या है कि जहाँ पर संसाधन तो अधिक है और पॉपुलेशन कम है, उसको यूज करने के लिए वो भी हानिकारक है। और ओवर पॉपुलेशन हो जाती है, संसाधनों को पार करके अधिक पॉपुलेशन हो जाती है, वो भी हानिकारक होती है। क्योंकि उससे क्या है कि एक सीमा के बाद क्या है कि उसमें पॉपुलेशन में वृद्धि से क्या हो जाता है, संसाधनों में कमी आ जाती है, जिससे क्या है कि उनका क्या हो जाता है, पॉपुलेशन, बेरोजगार इत्यादि की समस्या आ जाती है। और कम पॉपुलेशन है तो क्या होता है, कोई भी देश क्या करेगा, कम पॉपुलेशन की स्थिति में क्या करेगा, वो अपने रिसोर्सेज का श्रम शक्ति कम होने की वजह से यूज नहीं कर पाएगा। तो दोनों को बैलेंस के हिसाब से उन्होंने इस प्रकार से ऑप्टिमम पॉपुलेशन को विशेष माना है। और इसी को ये बोलते हैं कि वो पॉपुलेशन जो संसाधनों की इक्वल हो, वही ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या है, एक अच्छी मानी जाती है। इन्होंने इस प्रकार के विचार दिए हैं। फिर आगे चलकर इनका इनके विचारों को व्यापक तरीके से किसने व्यापक बनाया था, आगे चलकर कुछ राइटर्स के नाम देख लेते हैं। डाल्टन और रॉबिन्स ने, और इनके अलावा डाल्टन, रॉबिन्स और सेड्रस, ये व्यक्ति है जिन्होंने ऑप्टिमम पॉपुलेशन के विचारों में आगे व्यापक स्टडी की है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन में क्या मान लिया जाता है कि इक्वल, एक वो अच्छी पॉपुलेशन मानी जाती है जो रिसोर्सेज का बैलेंस, संतुलन बना के चले, और उससे अधिक और कम होने पर पॉपुलेशन। इस प्रकार के दिए गए विचार क्या होते हैं कि विश्व के सभी देशों पर ऐसा कोई एग्जाम्पल ही ढूंढना मुश्किल है जहाँ पर इस प्रकार से स्थिति मिल जाए। तो और माल्थस और इनके विचारों की बात करें तो हम दोनों में क्या अंतर रह जाता है। माल्थस ने अपना विचार किस पर दिया था, सिर्फ किस पर,
ओवर पॉपुलेशन पर, संसाधन और पॉपुलेशन के संदर्भ में सिर्फ ओवर को, और इनका मॉडल किसे दिखाता है, ओवर पॉपुलेशन और अंडर पॉपुलेशन दोनों ही देशों को दिखाता है। तो इस प्रकार से इनकी हम तुलना कर सकते हैं। बताने के लिए तो जैसे ऑप्टिमम पॉपुलेशन का सिर्फ एक ही लेक्चर बन सकता है काफ़ी टाइम के लिए, लेकिन टाइम को ध्यान में रखते हुए हम इनके बारे में मेन चीज़ें ही देख पा रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे राइटर ने पॉपुलेशन पर विचार दिए हैं। तो इस प्रकार से हम आगे बात करें अगले हमारे बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन। अगली हमारी कई थ्योरियाँ बायोलॉजिकल थ्योरीज पर ही आधारित रहेंगी। इसमें अलग अलग राइटर रहेंगे। बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, इसमें देखते हैं हम सबसे पहले हमारी आती है थ्योरी डेंसिटी एंड फर्टिलिटी प्रिंसिपल ऑफ निकल थॉमस सेंडर। इसमें से भी क्वेश्चन आया था एक बार सेंडर से, राइटर का नाम सेंडर से याद रख लेना है हमें। डेंसिटी एंड फर्टिलिटी प्रिंसिपल ऑफ मिचेस थॉमसन सेंडर। इसमें क्या बात की गई है कि किस प्रकार से होता है, सेंडर क्या कहते हैं इस थ्योरी में, सेंडर क्या कहते हैं कि जैसे जैसे क्या होता है डेंसिटी घनत्व बढ़ता है तो क्या हो जाता है जनसंख्या वृद्धि कम हो जाती है। क्या कहते हैं जैसे जैसे घनत्व में वृद्धि होती है तो क्या होता है, वृद्धि की क्या है, जैसे जैसे घनत्व बढ़ता है, अधिक होता है, बढ़ता है तो क्या होता है, पॉपुलेशन वृद्धि क्या हो जाती है, जनसंख्या वृद्धि कम हो जाती है। ये बात इसमें कही गई है। डेंसिटी और प्रजननता का संबंध इसमें जोड़ा गया है। दोनों में क्या बताया गया है, विपरीत संबंध बताया गया सेंडर ने इसमें। और इनका समय कब से कब तक रहा है, सेंडर का समय कब से कब तक रहा है, समय के हिसाब से हम बात करें तो इनका समय रहता है 1780 से 1835 तक का इनका समय रहता है सेंडर का। और कहाँ के थे ये, ब्रिटिश के क्या थे, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, जैसे भूगोलवेता थे या अर्थशास्त्री थे। सेंडर ब्रिटिश के अर्थशास्त्री थे और इनके बारे में बात करें, जिस बिंदु पर मनुष्य में सर्वाधिक सुख एवं समृद्धि प्राप्त होने लगती है, पॉपुलेशन वृद्धि समाप्त हो जाती है।
क्या कहते हैं, जिस बिंदु पर क्या होता है मनुष्य में सर्वाधिक सुख एवं संपत्ति प्राप्त होती है, यानी कि जब भी क्या हो जाता है मनुष्य सुख और संपत्ति को प्राप्त कर लेता है तो वृद्धि वहां पर जाकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, वहां पर समाप्त हो जाती है। ये बात कही है। इनका सिद्धांत क्या है, आशावादी है, आशावादी है इनका सिद्धांत, आशावादी। प्रजनता और डेंसिटी में विपरीत संबंध बताते हैं, और जहाँ पर क्या होता है अत्यधिक धन शक्ति सुख प्राप्त कर लेता मनुष्य, वहां पर वृद्धि रुक जाती है, जनसंख्या कम होना शुरू हो जाती है इनके अनुसार। और इनका सिद्धांत आशावादी है इस प्रकार से। और माल्थस का सिद्धांत निराशावादी था। माल्थस की अल्प जनसंख्या अधिक प्रजनन दर, इन्होंने इस प्रकार से कहा है। आलोचना में बात करें तो हम भारत और चीन को भी हम देखें तो इसके आंकड़े, इनके भारत और चीन के आंकड़े भी क्या है कि यहाँ पर डेंसिटी भी अधिक और प्रजनता भी अधिक है। तो सेंडर के विचारों के विपरीत ही मिले हैं विकासशील देशों में। इस आंकड़े हम देख पा रहे हैं, जैसे जितने भी विकासशील देश हैं उनमें क्या है, डेंसिटी भी अधिक है और प्रजनता भी अधिक है। इस प्रकार से आलोचना हो जाती है। तो और प्रजनता और प्रजन क्षमता में कोई अंतर नहीं किया इन्होंने। फिर इसके बाद हमारा आता है बायोलॉजिकल थ्योरीज में ही कौन सा आ जाता है हमारा, डाइट थ्योरी ऑफ थॉमस डबलडे। डबले का क्या है, डाइट थ्योरी ऑफ थॉमस डबलडे का डाइट थ्योरी ऑफ थॉमसन डबलडे की। किस प्रकार से इनका समय देख लेते पहले। 1780 से 1870 का इनका समय है। और ये कहाँ के हैं, थॉमस डबलडे कहाँ के हैं, ब्रिटिश अर्थशास्त्री, ब्रिटिश अर्थशास्त्री है ये। और ये क्या कहते हैं डबले क्या कहते हैं कि खाद्य पूर्ति तथा जनसंख्या वृद्धि को विपरीत माना इन्होंने। किस प्रकार से, खाद्य पूर्ति तथा जनसंख्या वृद्धि में विपरीत अनुपात बताया है। विपरीत कैसे, जैसे खाद्य पूर्ति अधिक होगी तो पॉपुलेशन क्या होगी, वृद्धि कम होगी, और पॉपुलेशन वृद्धि अधिक होगी तो खाद्य पूर्ति भी कम हो जाएगी। इस प्रकार से इन्होंने अपना विचार दिया है। खाद्य पूर्ति अधिक तो जनसंख्या वृद्धि कम, और अगर इसके अपोजिट हो तो फिर इस प्रकार से बदल जाएगा, खाद्य पूर्ति कम तो पॉपुलेशन अधिक।
इस प्रकार से इन्होंने बात की है। और यह आशावादी सिद्धांत इन्होंने दिया है। इनके विचार क्या है? आशावादी है। ये कहते हैं कि जैसे ही क्या होता है, खाने के लिए भरपूर खाद्य पूर्ति की जो है मनुष्य को जरूरत के हिसाब से होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रजननता कम होती है। और इसके विपरीत क्या हो जाता है, पॉपुलेशन बढ़ाने में लोग ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अगर खाद्य पूर्ति ना हो, गरीब देश इस प्रकार से हम देख सकते हैं, वो अपनी श्रम शक्ति को बढ़ाते हैं। आलोचना में बात करें तो हम इसने ये माना कि धनी लोग हैं जो मोटे होते हैं और उनकी क्या है, प्रजनन क्षमता कम होती है, जबकि गरीब लोग क्या है कि पतले होते हैं और उनकी प्रजनन क्षमता अधिक होती है। एक तो ये बात कही इन्होंने। और ये जैसे ये बोलते हैं कि जानवरों में भी हम देखें तो देखते हैं, जितने क्या होते हैं बड़े बड़े जानवर होते हैं, हाथी इत्यादि, उनकी क्या है कि प्रजननता जो है कम होती है और जटिल होती है, लेकिन उनकी क्या है, पतले होते जो। इस प्रकार से इन्होंने पशुओं से भी मनुष्य के जो है बड़े छोटे आकार के साइज के अनुसार इन्होंने तुलना की है। लेकिन मानव के इतिहास में इस प्रकार के परिणाम नहीं मिले हैं, अगर हम बात करें। फिर इसके बाद आते हैं हमारे, ये तो था डाइट का सिद्धांत, खाद्य पूर्ति को लेकर दिया गया था। फिर हमारा अगला आता है स्पेंडर का, आता है हमारा स्पेंसर का आता है अगला हमारा, हर्बर्ट स्पेंसर। बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ स्पेंसर का आता है हमारा अगला सिद्धांत। और इनके विचार देख लेते हैं हम। समय है इनका 1820 से 1903 तक का इनका समय रहा है। और ये भी कहाँ के थे, ब्रिटिश ब्रिटिश दार्शनिक थे। आधार क्या रहा इनका, प्राकृतिक शक्तियाँ इनका आधार रहा है। और ये कहते हैं कि हमें क्या कर देना चाहिए, प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए, पॉपुलेशन की बढ़ने इत्यादि की जिम्मेवारी किस पर छोड़ देनी चाहिए, प्रकृति पर छोड़ देनी चाहिए। आधार इनका, स्पेंसर क्या कहते हैं कि प्रकृति को दे देनी चाहिए बर्थ कंट्रोल की जिम्मेवारी, शक्ति पर सर्वाधिक तथा जैविक विकास को हमें प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए कि किस प्रकार से होगा पॉपुलेशन का विकास। जनसंख्या वृद्धि के लिए प्रकृति नियमों का सहारा लिया और जनसंख्या कंट्रोल करने का क्या है, उत्तरदायित्व किसे देना चाहिए, हमें प्रकृति को दे देना चाहिए। प्रकृति संभालती है। फिर कहते हैं कि जैसे जैसे मानव व्यक्तिगत वैज्ञानिक परिश्रम में आगे बढ़ता है,
तो उसकी संतान उत्पत्ति की क्या है, मनोवृत्ति कम हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे मानव क्या करता है, आदि मानव से क्या है कि वो एक व्यक्तिगत या वैज्ञानिक मानव के रूप में आता, तो उसकी क्या हो जाती है, संतान उत्पत्ति की इच्छा कम होती जाती है। ये इनके विचार रहे हैं। फिर अगला हमारा आता है, स्पेंसर के ये विचार थे, उन्होंने प्रकृति को ही विशेष माना था। फिर अगला हमारा आता है, सोशली थ्योरी आ जाएगी। अभी हमारी बायोलॉजिकल चली हुई थी हमारी, अब आ जाती है हमारी सोशल थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन। थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, इस प्रकार की थ्योरी आ गई है हमारी, पहले बायोलॉजिकल में चली हुई थी हमारी। इस पर किसने दिया है विचार, हम पहला देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ हेनरी जॉर्ज। थ्योरी ऑफ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, ये किसने दी है, ये थ्योरी किसने दी है, हेनरी जॉर्ज ने ये थ्योरी दी है। और ये कहाँ के है, अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं, अमेरिका के अर्थशास्त्री है ये, इन्होंने ये थ्योरी दी है। सोशल थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन पर क्या है, इनकी थ्योरी का नाम थ्योरी ऑफ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, जॉर्ज की ये थ्योरी है, हेनरी जॉर्ज की ये थ्योरी है। फिर क्या कहते हैं ये, अमेरिकी अर्थशास्त्री तथा समाजशास्त्री सुधारक भी रहे हैं और बौद्धिक विकास पर आधारित माना है इन्होंने, बौद्धिक विकास को आधार माना है। क्या कहते हैं कि जैसे जैसे यानी कि क्या होता है, बौद्धिक विकास होता है ना, तो पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल होती जाती है। वही थोड़े मिलते जुलते विचार ही है, जैसे इससे पहले हमने बात की थी कि जैसे जैसे मानो क्या होता है, बौद्धिक उसका विकास होता है, तो क्या होता है, पॉपुलेशन जो है कम होती जाती है। और जनसंख्या वृद्धि का कारण जिम्मेदार प्रथा तथा भूमि का असमान वितरण भी इन्होंने माना है। और जमींदार प्रथा को इन्होंने खत्म करने की बात की है। फिर हेनरी जॉर्ज की बुक देख लेते हैं हम, बुक देख लेते हैं, कौन सी बुक है इनकी, बुक जॉर्ज की बुक देखते हैं। प्रोग्रेसेस एंड पॉवर्टी 1879 में किसके लिए दी गई थी,
बर्थ कंट्रोल के कृत्रिम साधनों का इसमें सुझाव दिया गया था। फिर इसके बाद आता है हमारा अगला, हेनरी के बाद आता है, हेनरी जॉर्ज के बाद आता है हमारा थ्योरी ऑफ सोशल कैपिलरिटी ऑफ डुमोंट। थ्योरी ऑफ सोशल कैपिलरिटी, इसे किसने दिया है? किसने दी है? डुमोंट ने दी है। और क्या कहते हैं? माल्थस के विरोधी है ये। माल्थस के विचारों के प्रबल विरोधी रहे हैं। क्या कहते हैं डुमोंट? क्या कहते हैं? ये बोलते हैं कि आधार है इनका साइको सोशल डिजायर के आधार पर अपनी बात रखी इन्होंने। आधार क्या लिया? साइको सोशल डिजायर को आधार मानकर अपने केशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है इन्होंने। कहते हैं जिस प्रकार किसी तरल पदार्थ को केशिका क्रिया के द्वारा ऊपर उठने के लिए पतला होना चाहिए, उसी प्रकार क्या है सामाजिक हायरार्की में ऊपर उठने के लिए परिवार का आधार लघु होना चाहिए। ये क्या होता है? जिस प्रकार से क्या केशिका के पतला होने के लिए, ऊपर उठने के लिए पतला होना चाहिए, उसी प्रकार से क्या है कि परिवार के आकार को छोटा होना चाहिए हायरार्की में, आर्थिक हायरार्की में ऊपर उठने के लिए। ये बात इन्होंने कही है। किसने कही है? किसमें कही गई है? थ्योरी ऑफ सोशल कैपिलरिटी किसने दिया है? डुमोंट ने। ये बात कहते हैं ये विकसित देशों पर लागू होता है। इनकी बात विकसित देशों पर लागू होती है। फिर इसके बाद आते हैं हमारे मार्क्स थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन।